हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमाकांत। आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल हेमरॉइड। इंटरनल हेमरॉइड क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके क्या पॉसिबल कारण होते हैं, कारणों में क्या प्राइमरी कारण होते हैं, क्या सेकेंडरी कारण होते हैं, इसकी डायग्नोसिस के लिए हम लोग कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, कौन सी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और कौन से एग्जामिनेशन हम लोग अपनी ओटी में ही करते हैं। फिर लास्ट में जब हम लोग सारी चीज़ जान जाएंगे उसके बाद फिर हम लोग इसका ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे कि इसकी ग्रेड के हिसाब से इसको कितने भागों में हम लोग ट्रीटमेंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। कब हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे जिसमें ओरल मेडिकेशन है, सिट्स बाथ है, ऑयलिंग है, लोकल एप्लीकेशन है, और कब हम लोग इसमें सर्जिकल इंटरवेंशन या सर्जरी का जो भी इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी बात करेंगे। हेमरॉइड को समझने के लिए या इंटरनल हेमरॉइड को समझने के लिए हम लोग को थोड़ी सी बेसिक जो यहाँ पे एनाटॉमी है उसको जरूर समझना होगा, तभी हम लोग चीज़ों को बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे कि हम जानते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पार्ट होता है उसको हम लोग एनल कैनाल कहते हैं। एनल कैनाल जो हमारी होती है वो यहाँ पे डेंटेड लाइन से दो पार्ट में डिवाइड होती है। ये आपको लिवेटर एनाई मसल दिखाई पड़ रही है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर दिख रहा है, और ये इंटरनल स्फिंक्टर है जो कि रेक्टम से सर्कुलर मसल के रूप में नीचे की तरफ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। फिर हम लोग यहाँ पे ये जो ब्लू डॉट दिखाई पड़ रही है ये यहाँ पे इंटरनल वीनस प्लेक्सेस होते हैं, और यहाँ पे ब्लू डॉट्स हम लोग को दिख रहे हैं ये एक्सटर्नल वीनस प्लेक्सेस है। दोस्तों हेमरॉइड के लिए यही यहाँ की जो वीनस सप्लाई है जो ब्लू डॉट्स में हम लोग को दिख रही है डेंटेड लाइन के ऊपर और डेंटेड लाइन के नीचे यहाँ एनल बर्ग के आसपास, यही रिस्पॉन्सिबल होती है। एक इमेज हम लोग और समझेंगे क्योंकि इसमें जो हम लोग के हेमरॉइड होते हैं उसमें सुपीरियर हेमरॉइडल आर्टरी और सुपीरियर हेमरॉइडल वेन का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी की ट्राइबुलेटरीज में डायलिटेशन होने की वजह से, वीनस डायलिटेशन होने की वजह से हम लोग को इस तरह के हेमरॉइड इंटरनल या एक्सटर्नल बनते हैं। जिसमें इंटरनल हेमरॉइड जो होते हैं वो उनको हम लोग ट्रू हेमरॉइड कहते हैं या ट्रू पाइल्स कहते हैं, और जो एक्सटर्नल हेमरॉइड होते हैं वो सिर्फ जो एक्सटर्नल वीनस सप्लाई है इसमें डायलिटेशन की वजह से बनते हैं। हम लोग एक बार इसको फिर इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने यहाँ पे लिवेटर एनाई मसल दिख रही है, ये रेक्टम का पार्ट है, ये हमारी एनल कैनाल का पार्ट है। एनल कैनाल में हम लोग को जो आर्टरी और वेन्स की सप्लाई होती है मिडिल रेक्टल आर्टरी और मिडिल रेक्टल वेन से होती है, और इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल वेन से होती है। जबकि जो यहाँ पे ऊपर इसके डेंटेड लाइन के ऊपर यहाँ पे सप्लाई होती है ये इंफीरियर मेजेंट्री आर्टरी जो होती है उसकी एक ब्रांच आती है नीचे सुपीरियर हेमरॉइडल आर्टरी के रूप में। दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं आर्टरी यहाँ पे हमेशा ब्लड को लाती है और वेन्स यहाँ से ब्लड को ले जाती है। तो आर्टरी जितना ब्लड ला रही है अगर वेन्स उतना ब्लड यहाँ से कलेक्ट करके ले जा रही है तो हमें कोई भी पैथोलॉजी यहाँ डेवलप नहीं होगी। यहाँ पे पैथोलॉजिकल चेंजेस तभी आते हैं जब आर्टरी प्रॉपर ब्लड तो ला रही है लेकिन वेन्स यहाँ से ब्लड को प्रॉपर वापस ले नहीं जा रही है, तभी यहाँ पे वेनस डायलिटेशन होता है। एक चीज और हम लोग समझेंगे कि जो हेमरॉइडल आर्टरी है वो जितना ब्लड ला रही है अगर हेमरॉइडल वेन उतना ब्लड वापस नहीं ले जा रही, क्योंकि हेमरॉइडल वेन जो होती है ये अपने यहाँ के ब्लड को कलेक्ट करके लीवर की तरफ ले जाती है, ना कि हमारी बॉडी की तरफ। जबकि जो इंफीरियर रेक्टल आर्टरी और इंफीरियर रेक्टल वेन जो होती है और मीडियल रेक्टल आर्टरी और मीडियल रेक्टल वेन जो है ये अपने यहाँ से ब्लड को सिस्टमिक सर्कुलेशन में वापस ले जाती है। तो कभी अगर लैग होता है वीनस सप्लाई और आर्टेरियल सप्लाई में तो ये जो एक्स्ट्रा कलेक्शन है डायलेशन के रूप में हमें यहाँ पे जो हेमरॉइड के रूप में देखने को मिलता है। और हम लोग जल्दी से इसको समझ लेते हैं। हम लोग को यहाँ पे डेंटेड लाइन बीच में दिख रही है, यहाँ पे हम लोग को इंटरनल हेमरॉइड के रूप में यहाँ पे ये डायलेटेड वेन्स दिखाई पड़ रही हैं। यही अगर डायलेटेड वेन्स हम लोग को बाहर दिखेंगे तो ये एक्सटर्नल हेमरॉइड हम लोग को दिखाई पड़ेगा, जैसे आपको इधर इस इमेज में दिखाई पड़ रहा है। तो जो यहाँ पे डेंटेड लाइन या पेक्टिनेट लाइन होती है यही डिसाइड करती है कि एक्सटर्नल हेमरॉइड है कि इंटरनल हेमरॉइड है। इंटरनल हेमरॉइड चूंकि इंटरनल म्यूकोसा से बन के आते हैं। और एक चीज और आप देखेंगे यहाँ पे नीचे इंटरनल स्फिंक्टर की मांसपेशी है, इस मांसपेशी के ऊपर सब म्यूकोसा होती है, इसी सब म्यूकोसा में
यहाँ पे वीनस सप्लाई होती है। इसको हम लोग को बाहर से कोई सपोर्ट नहीं होता है, इसको सिर्फ इधर पीछे की मांसपेशी से तो इंटरनल स्फिंक्टर की सपोर्ट होता है। कुछ यहाँ पे फाइब्रोइलास्टिक लिगामेंट होते हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं ऊपर की तरफ, और कुछ सस्पेंसरी लिगामेंट और पार्क लिगामेंट इसको नीचे से सपोर्ट करते हैं। तो अगर कभी भी यहाँ पे वीनस लैग की वजह से यहाँ पे अगर वेन डायलेट होगी तो जाहिर सी बात है ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ काम करती है, तो ये धीरे धीरे करके प्रोलैप्स इसका होगा। अब एक चीज और हम समझ लेते हैं भाई, जो एनल कैनाल होती है इसमें 3 एनल कुशंस पाए जाते हैं। ये जैसे इस इमेज में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड में एक होता है और राइट साइड में 2 यहाँ पे एनल कुशंस होते हैं। दोस्तों ये जो हम लोग को लेफ्ट साइड में है ये 3 o'clock का एनल कुशन है और राइट साइड में 7 और 11 o'clock के हैं। जैसे कि हम जानते हैं जो हम लोग के इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं इसकी 3 ही मेन पोजीशन होती हैं, 3 o'clock, 7 o'clock और 11 o'clock। वो इन एनल कुशंस की होती है। तो जब भी वीनस सप्लाई में कहीं कोई दिक्कत आती है, अगर वीनस सप्लाई प्रॉपर वापस अपने या तो पोर्टल सिस्टम की तरफ जाए या यहाँ सिस्टमिक सर्कुलेशन की तरफ जाए, अगर प्रॉपर नहीं जा रही है तो ये जो एनल कुशंस है इनमें स्वेलिंग आ जाती है। यही हम लोग को हेमोरॉइड के रूप में दिखाई पड़ती है। ये वाली इमेज भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। जहाँ पे दिखाया है ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड के रूप में दिखाई गई है, और यहाँ पे जो डेंटेट लाइन के ऊपर से यहाँ पे ये इस तरह की स्वेलिंग दिख रही है, जो वीनस की पूरी डायलेटेड वेन्स यहाँ पे हम लोग को दिख रही हैं। यहाँ पे हम लोग को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वेन्स यहाँ पे अच्छे से डायलेट दिख रही हैं। तो ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड है, ये इंटरनल हेमोरॉइड है और ये इंटरनल एक्सटर्नल हेमोरॉइड है। इंटरनल हेमोरॉइड है किस तरह देखते हैं, क्योंकि अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं ये अंदर की जो सब म्यूकोसा होते हैं उसमें स्थित होते हैं। तो अंदर की जो सब म्यूकोसा होती है वो हमेशा पिंक कलर की होगी या डार्क चेरी कलर की होगी। जब इस पर वीनस सप्लाई बहुत ही हैवी होगी, वीनस कंजेशन होगा तो डार्क चेरी कलर की होगी, जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं। जितने भी यहाँ पर जो यहाँ पे स्किन कलर में है ये एक्सटर्नल हेमोरॉइड है। यहाँ पे जितने पिंकिश या डार्क चेरी कलर की जो भी हम लोग को आउटग्रोथ दिख रही है, ये प्रोलैप्स दिख रहा है, ये इंटरनल हेमोरॉइड है। जैसे कि इस इमेज में दिख रहा है, इसमें एक सिंगल है, इसमें यहाँ पे ये मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इसमें प्राइमरी पाइल्स के साथ में सेकेंडरी पाइल्स भी इस तरह से हम लोग को दिख रहे हैं। जैसे इस इमेज में भी प्राइमरी और सेकेंडरी पाइल्स दिख रहे हैं और इस इमेज में भी हम लोग को प्राइमरी सेकेंडरी पाइल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। जब वीनस कंजेशन बहुत ज्यादा होता है तो जो एनल कुशंस हैं उनके साथ में जो उसके सेकेंडरी जो साइड्स होती हैं वो भी उनमें भी प्रोलैप्स हम लोग को देखने को मिलता है और वो सेकेंडरी पाइल्स के रूप में हमें दिखाई देती है। एक बहुत ही अच्छी इमेज हम लोगों के पास में एक ये है, जहाँ पे अभी जैसे हम लोग बार बार डेंटेड लाइन की बात कर रहे थे कि डेंटेड लाइन के ऊपर जो होते हैं इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं, डेंटेड लाइन के नीचे जो होते हैं वो एक्सटर्नल हेमोरॉइड होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग को एक ये जो इमेज है आप देखिए, जो ये इंटरनल हेमोरॉइड है इसमें डेंटेड लाइन हम लोगों को कितनी क्लियरली विजिबल है। ये पैक्टिन के बनी ये पैक्टिन से बनी होती है और बाहर हम लोग को यहाँ पे पेरिनेल स्किन दिखाई पड़ रही है। तो डेंटेड लाइन के नीचे का और अंदर का दोनों का पार्ट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग समझते हैं कि जो इंटरनल हेमोरॉइड होते हैं कितने तरह के होते हैं। दोस्तों इंटरनल हेमोरॉइड 4 तरह के होते हैं। ग्रेड्स में 4 ग्रेडेड होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ये इनके डिग्री ऑफ प्रोलैप्स होते हैं, ये कितनी डिग्री में बाहर आए हुए हैं। जैसे कि इस इमेज में हम लोग सारी चीजें लगभग एक बार में समझ लेंगे। यहाँ पे हम लोग को जो ये दिखाई पड़ रहा है ये देखिए 1st डिग्री का हेमोरॉइड है। ये इसमें ब्लीडिंग तो होगी लेकिन इसमें हम लोग को और भी कोई भी क्लिनिकल फीचर नहीं देखने को मिलता है। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं हमको पेन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है तो हमें पाइल्स है, ऐसा कभी नहीं होता है। जो हम लोग को हेमोरॉइड होते हैं उसमें ब्लीडिंग तो होती है लेकिन पेन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो डेंटेड लाइन होती है इसके ऊपर जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की सप्लाई होती है और ये पेनफुल नहीं होती। ये सिर्फ प्रेशर का रिसेप्शन करती है। यहाँ दबाव तो पता चल सकता है लेकिन हम लोग को यहाँ पे पेन पता नहीं चलेगा। इसलिए इंटरनल हेमोरॉइड अगर ग्रेड 1 का है, ब्लीड हो रहा है तो उसमें हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा, सिर्फ ब्लीडिंग हम लोग को दिखाई पड़ेगी। और जो इसका ग्रेड 2 का होता है, जब लंबे टाइम तक क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन रहता है या और भी कई तरह के फैक्टर्स में काम करते हैं तो यहाँ पे यही वाला जो वीनस सप्लाई है ये थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे प्रोलैप्स के रूप में आ जाती है
और ये जो सेकंड डिग्री का हेमरॉइड होता है, ये अपने जब हम लोग मल त्याग करते हैं तो ये बाहर आ जाता है और अपने आप ही सेल्फ रेट्रैक्टाइल होता है और ये अपने आप ही बाहर से अंदर की तरफ वापस चला जाता है। जबकि जो ग्रेड 3 का जो हेमरॉइड होता है वो एक बार बाहर आ जाता है, लेकिन हम लोग ये अपने आप अंदर नहीं जाता है, तो हम लोग को उसको डिजिटली अंदर करना पड़ता है। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो इसमें ब्लीडिंग होती है, सारे हेमरॉइड जो होते हैं उसका मेन प्रोमिनेंट फीचर होती है। प्रोलैप जो होता है सेकंड डिग्री में होगा, थर्ड डिग्री में होगा और फोर्थ डिग्री में होगा। अभी जैसे थर्ड डिग्री हम लोगों ने समझ लिया, हम लोग फोर्थ डिग्री को समझते हैं। फोर्थ डिग्री का जो प्रोलैप्स होता है वो ये परमानेंटली प्रोलैप्स होते हैं। इसमें जो सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल यहाँ पे इसको अंदर से सपोर्ट नहीं कर पाते हैं और इसका सारा सपोर्ट खत्म हो जाता है, इसलिए प्रोलैप्स होकर ये बाहर की तरफ आ जाता है। जब भी ये यहाँ प्रोलैप्स होकर पूरी तरह से बाहर आ जाएगा तो अब आपने देखा है चूंकि इंटरनल म्यूकोसा है तो इससे म्यूकस का डिस्चार्ज हमेशा होता रहता है। तो इसका दूसरा जो फीचर होगा वो इसमें म्यूकस डिस्चार्ज भी होगा। पहला जो हम लोग का इसमें क्लिनिकल फीचर था वो ब्लीडिंग था, दूसरा हम लोग को प्रोलैप्स मिला, तीसरा म्यूकस डिस्चार्ज है। और ये म्यूकस यहाँ के आसपास की पेरिनियल स्किन पे लगेगा तो यहाँ पे इचिंग भी पैदा करेगा। और दोस्तों हम जानते हैं जब भी हम लोग को बार बार ब्लीडिंग होती रहेगी तो ब्लीडिंग से एनीमिया होना बहुत ही कॉमन होता है। अगर बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो एनीमिया इसका एक और सिम्टम होगा, लेकिन एनीमिया कभी भी प्राइमरी सिम्टम नहीं होता है। एनीमिया हमेशा ब्लीडिंग के बाद ही हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें वीकनेस आती है, चक्कर होता है महसूस होता है और कई बार हम लोग को सीने पे थोड़ा सा दर्द भी महसूस होता है, चलने पे सांस फूलती है। ये सब एनीमिया के फीचर्स होते हैं। अब हम लोग जानते हैं इसके लिए कारण कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों इंटरनल हेमरॉइड में जो मेन कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसमें कई बार हेरिडिटरी चीज़ें होती हैं जिसमें वेन्स का में जो वॉल है वो प्रॉपर नहीं बन पाते हैं, जिसकी वजह से सुपीरियर हेमरॉइडल वेन में ब्लड का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है और हम लोग को वहाँ पे इंटरनल हेमरॉइड बनते हैं। या इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल कारण होते हैं। फिजियोलॉजिकल कारण में जैसे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं सब म्यूकोसा में चूंकि होते हैं, उसको बाहर से कोई सपोर्ट नहीं होता है तो वो एनल कैनाल में अंदर की तरफ उनका प्रोलैप्स होने लगता है। ऐसे ही क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन या हम लोग की जो फॉल्टी हैबिट होती है इसकी डेफिकेशन की, या हम लोग डाइट में अगर हम लोग की डाइट में फाइबर कम हो रहे हैं, या हम लोग की लाइफ में इतना ज़्यादा आराम है विलासिता का जीवन जीते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, या कुछ इसमें एक्साइटिंग फैक्टर भी होते हैं। जैसे कई बार हम लोग परगेटिव मेडिसिन लेते रहते हैं, बहुत ज़्यादा मलत्याग होता रहता है। कई बार कोलाइटिस जो होता है उसमें डायरिया कॉन्स्टिपेशन की स्टेजेस आती है, उसमें जो डायरिया का फेज होता है उसमें हम लोग इंटरनल हेमरॉइड बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसी तरह डिसेंट्री से भी इंटरनल हेमरॉइड बनने के चांसेस बहुत रहते हैं। और ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कारण है। ओबेसिटी में इतना ज़्यादा हमारे मलद्वार के आसपास की जो फैट होती है वो इतना ज़्यादा होती है, वो अंदर वीनस कंजेशन करती है और उसकी वजह से भी हम लोग को इंटरनल हेमरॉइड होते हैं। और सेकेंडरी कारण में प्रेगनेंसी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो फीटस बच्चा होता है वो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसको थोड़ा सा कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ये तो प्रेगनेंसी की वजह से होता है। और कुछ एब्डोमिनल ट्यूमर होते हैं या रेक्टल कार्सिनोमा भी इसका एक बहुत बड़ा कारण होते हैं। और जैसे भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पोर्टल हाइपरटेंशन में अगर पोर्टल हाइपरटेंशन जो होती है, अगर जितना सुपीरियर हेमरॉइडल वेन है का जो ब्लड है वो अगर पूरी तरह से लीवर में नहीं जा पा रहा है, या लीवर में कोई पैथोलॉजिकल फैक्टर है, लीवर में फाइब्रोसिस है या कोई लीवर का कार्सिनोमा है, तब भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है। और अब हम लोग आते हैं देखते हैं कि हम लोग कौन सी इसके लिए डायग्नोसिस के लिए कौन सी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं और प्रॉक्टोस्कोपी हम लोग अपनी ओटी में ही करके एक बार देख लेते हैं। इससे हम लोग को उसकी डिग्री ऑफ प्रोडक्ट्स पता चल जाता है कि फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है या फोर्थ डिग्री का हेमरॉइड है। और जो पैथोलॉजी से जांचें होती हैं उसमें कोलोनोस्कोपी है, सिग्मोइडोस्कोपी से हम लोग को जो अपने इंटरनल हेमरॉइड है इनका पता चलता है। अब हम लोग आते हैं इसके ट्रीटमेंट है। अगर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का हेमरॉइड है तो हमें किसी भी तरह की ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। अगर हम लोग को ब्लीडिंग हो रही है तो हम लोग ऐसी एंटी हेमरॉइडल ड्रग लेंगे जिससे हमारी ब्लीडिंग हो जाए, कुछ ब्लीडिंग रोकने के लिए और दवाएं दे सकते हैं। और उसके साथ जो एसोसिएटेड सिम्टम हैं उनके लिए हम लोग मेडिकेशन कर सकते हैं। कुछ हल्के डाइजेस्टिव मेडिकेशन है, कुछ माइल्ड लग्जेटिव है, वो लोग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन थर्ड डिग्री और फोर्थ डिग्री के जो हेमरॉइड होते हैं जिसमें बार बार ब्लीडिंग हो रही होती है और मलद्वार के आसपास इचिंग हो रही होती है और सिम्टम इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है, तब हम लोग सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ जाते हैं।
इसमें जैसे हम लोग जो छाट सूत्र का प्रोसीजर इसमें करते हैं, छाट सूत्र में 3rd डिग्री या 4th डिग्री या 3rd डिग्री ग्रेड और 4th ग्रेड के जो इंटरनल हेमरॉइड होते हैं, इसको हम लोग छाट सूत्र से लाइगेट करते हैं और 1 हफ्ते में इनको लाइगेट करने से इन पे जो वैस्कुलर सप्लाई होती है वो बिल्कुल बंद हो जाती है और ये अपने आप 1 हफ्ते में पूरी तरह से शट ऑफ हो जाते हैं। जैसे हम लोग एक इसी में देख सकते हैं, जैसे एक ये आप देख रहे हैं लगभग 4 डिग्री का हेमरॉइड है, यहाँ पे बिल्कुल इसका प्रोलैप्स हुआ पड़ा है। इसको हम लोगों ने छाट सूत्र से ऐसे यहाँ पे लाइगेट किया। उसके 5वें या 6ठे दिन की ये फोटो है और 7वें दिन पे ये अपने आप शेड ऑफ होकर गिर जाता है और ये लगभग 10 दिन की पिक्चर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि छाट सूत्र बंधन से हम लोगों ने कैसे अपने इंटरनल हेमरॉइड से बिल्कुल एक बार में निजात पा ली या इससे हम लोग बिल्कुल ठीक हो गए।